आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बातचीत की। आपको बताएं, इस बातचीत के दौरान शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो देश के 140 करोड़ भारतीयों ने उनको शुभकामनाएं दी हैं उसके लिए भी धन्यवाद। शुभांशु शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा जो है वो महसूस हो रहा है और ये मेरे लिए एक बेहद नया अनुभव है। उन्होंने ये भी कहा कि ये यात्रा सिर्फ मेरी यात्रा नहीं बल्कि देश के 140 करोड़ भारतीयों की यात्रा है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे पूछा कि जो आप अपने साथ गाजर का हलवा लेकर गए थे वो खाया या नहीं खाया। और इसके साथ ही आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभांशु शुक्ला को शुभकामनाएं देते हुए ये कहा कि अपने अनुभव को जो है वो रिकॉर्ड करते रहिएगा, क्योंकि ये अनुभव हमारे देश के काफ़ी काम आने वाला है। आने वाले समय में यानी भविष्य में हमारे देश का भी स्पेस स्टेशन जो है वो हम बनाएंगे। और आपको ये बता दें कि जो शुभांशु शुक्ला हैं वो पहले भारतीय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने 140 करोड़ भारतीयों के लिए जो है आज यहाँ पर तिरंगा लहराया है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कब होगा, नया अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर पार्टी में काफी दिनों से अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन अब जिस तरह की हलचल बीजेपी के अंदर दिखाई दे रही है और संगठन के चुनाव शुरू हो गए हैं, उससे उम्मीद है कि जल्द ही बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। पार्टी सूत्रों की अगर माने तो मॉनसून सत्र यानी लोकसभा के सत्र शुरू होने के पहले यानी 22 जुलाई के पहले बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। बीजेपी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के पहले संगठन का चुनाव कराना होता है और पार्टी में संगठन के चुनाव की प्रक्रिया तेज हो चली है। अध्यक्ष के चयन की पूरी प्रक्रिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो प्रदेश की प्रदेश परिषद होती है, राष्ट्रीय परिषद होती है, उसके सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। प्रदेश के अध्यक्ष उसके वोटिंग स्क्रोल में होते हैं। तो प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश की जो परिषद पहले जिलों के अध्यक्ष के साथ बन चुकी है उसके और उसमें प्रक्रिया करके राष्ट्रीय परिषद के लिए नाम साथ में चुने जाएंगे। हर लोकसभा पर एक होता है उसमें, और लोकसभा के और विधानसभाओं के प्रतिनिधि उसमें होते हैं। सारी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा और पहले प्रदेश अध्यक्ष का जो नामांकन स्क्रोल है उसको प्रदर्शित किया जाएगा, फिर नामांकन होगा, फिर उसकी घोषणा होगी। तो सारे प्रदेशों की प्रक्रिया पूरी होगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। सहयोगी अजय सिंह के साथ विकास चंद्र, दिल्ली। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने संविधान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि दोनों ही पार्टियों ने संविधान पर कभी अमल नहीं किया और गैर जरूरी परिवर्तन किए। कांग्रेस व बीजेपी ये दोनों पार्टियां अंदर अंदर एक होकर आपस में ही मिली रहती है और इनकी सभी अपनी गलत नीतियों एवं कार्यक्रम जनता पर जबरन थोपने व संविधान संशोधन आदि मामलों में ये दोनों पार्टियां दिल में कुछ और, जुबान पर कुछ और के दोहरे चरित्र वाली नीति अपनाकर अंदर अंदर एक हो जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भाषा विवाद पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बीएसपी अध्यक्ष ने कहा कि देश में सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए और भाषा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कि देश के कई राज्यों में आए दिन भाषा के नाम पर की जा रही राजनीति भी कोई ठीक नहीं है, जबकि संविधान की मूल भावना के अनुसार सभी भाषाओं को सम्मान देना जरूरी है। अपनी पार्टी बीएसपी को लेकर मायावती ने कहा कि पूरे देश में पार्टी के जनाधार को मजबूत किया जा रहा है। हम लगातार पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने पूरे देश में पार्टी संगठन की समीक्षा करने के साथ साथ इस दौरान सभी स्तर की कमेटियों के गठन करने की तरफ भी विशेष ध्यान दिया है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीएसपी अध्यक्ष ने कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, सत्ता में रहने पर दोनों पार्टियों ने संविधान का अनादर किया है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी भाषाओं को सम्मान देना जरूरी है। टीम न्यूज़ स्टेट। एनसीआर की तर्ज पर अब लखनऊ में एससीआर रीजन बनाया जाएगा। 6 जनपदों को जोड़कर ये एससीआर रीजन बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि राजधानी लखनऊ समेत आसपास के जनपदों को जोड़कर एससीआर रीजन बनाया जाए ताकि यहाँ पर जो गतिविधियाँ हैं उसे बढ़ाई जा सके, ताकि उत्तर प्रदेश का तेजी से विकास हो। जिसके बाद इसकी कवायद शुरू हो गई थी। अब इसका खाका और तेज खींचना शुरू कर दिया गया है। एलडीए ने बाकायदे एक कंपनी नामित कर दी है जो इसकी प्लानिंग करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहले भी कुछ सरकारों ने एससीआर रीजन का सपना देखा था, लेकिन काम में तेजी अब दिखाई पड़ रही है। कुल 6 जनपद जो लखनऊ से आसपास सटे हुए हैं, उनके कुछ इलाकों को काटकर एससीआर रीजन बनेगा ताकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो आर्थिक गतिविधि है उसमें काफ़ी तेजी आए और तेजी से उत्तर प्रदेश का विकास हो। फिलहाल अब ये कह सकते हैं कि एससीआर रीजन को बनाने की जो प्लानिंग है उसमें काफ़ी रफ्तार दिखाई पड़ रही है। लखनऊ से वरुण सूफी खान के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। हाईकोर्ट में मामले का समाधान होने के बाद उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल एक बार फिर बज चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आज नए सिरे से चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और अब उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव 2 जुलाई से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और चुनाव 2 चरणों में ही कराए जाएंगे। 24 जुलाई और 28 जुलाई को मतदान होगा और 31 जुलाई को मतगणना होगी, यानी चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे। आपको याद होगा कि ये मामला हाईकोर्ट में गया था। हाईकोर्ट में जाने के बाद इसमें तकरीबन 10 से 15 दिन का विलंब हुआ और पीआईएल पर एक सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कल इसका समाधान दिया। तो आज राज्य सरकार की परामर्श पर राज्य निर्वाचन आयोग ने एक नई अधिसूचना जारी कर दी है, नया चुनावी कार्यक्रम जारी कर दिया है जो 2 तारीख से शुरू हो जाएगा। 30 तारीख को लोकल जिला प्रशासन अपनी अधिसूचना अपने जिलों में लागू करेगा और ये चुनाव केवल 12 जिलों में हो रहे हैं। हरिद्वार में पंचायत के चुनाव बिल्कुल अलग से होते हैं। 7,500 से भी ज़्यादा ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान और हज़ारों की 50,000 के आसपास की संख्या में ग्राम पंचायत सदस्य, 89 ब्लॉक प्रमुख और 12 जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। 3 जुलाई से श्री अमरनाथ यात्रा जी शुरू होने वाली है, लेकिन आज बाकायदा तौर पर डीजीपी नालिन प्रभात ने जो है एक मीटिंग की है। जितने भी सारे सिक्योरिटी फोर्सेस है, चाहे एसएसबी की बात करेंगे, आईटीबीपी की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे, जितने भी सारे सिक्योरिटी फोर्सेस है, बाकायदा तौर पर आज उन्होंने जो है मीटिंग की है। लेकिन अगर हम केपी रोड से पहलगाम रोड की बात करेंगे, पूरी तरीके से जितने भी सारे सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको बाकायदा तौर पर तैनात किया गया है। पूरी तरीके से जगह जगह पे जो है कैंप बनाए गए हैं। बाकायदा तौर पर आईटीबीपी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ के जवान जो है वो तैनात आपको नजर आएंगे। आज जो है जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग का मुद्दा और मकसद यही था कि 3 जुलाई से जो है श्री अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। बाकायदा तौर पर जो तैयारियां है वो जोरों शोरों से यहाँ पे देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मीर मुंतजिर के साथ खालिदार, न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड। प्रभु जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और प्रभु बलभद्र के तीनों रथ यानी नंदी घोष, तालध्वज और दर्पदलन आकर ये 3 रथ दिख रहे हैं साफ। यहाँ पर पहला ये तालध्वज रथ है, दूसरा बीच में दर्पदलन है यानी देवी सुभद्रा का रथ और उस तरफ भगवान जगन्नाथ का रथ यानी नंदी घोष खड़ा है। 2 दिनों का ये सफर अभी गुंडीचा मंदिर पर रुका है। 9 दिनों तक भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और प्रभु बलभद्र इसी गुंडीचा मंदिर में रुकेंगे और इसी गुंडीचा मंदिर में 9 दिनों तक अपनी मौसी के द्वारा सेवा ग्रहण करेंगे, अपनी मौसी के साथ रहेंगे यानी गुंडीचा महारानी के साथ रहेंगे। लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर मौजूद हैं और रथ यात्रा के लिए भक्त यहाँ पहुँचे हैं। भक्त साफ देखा जा सकता है किस तरह से जयकारे लगा रहे हैं और जहाँ देखिए सांस लेने की भी जगह यहाँ पर नहीं दिखेगी, इतनी भीड़ है। उड़ीसा के पुरी से शुभम कुमार। कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन
और अन्य विभागों के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चाहे पुलिस की बात करें, बिजली विभाग की बात करें, नोएडा अथॉरिटी, तमाम लोग कांवड़ यात्रा को लेकर सजग हैं और कांवड़ वाले जो भी श्रद्धालु हैं उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो, उसको लेकर हर कदम उठाया जा रहा है। बिजली विभाग की तैयारियों की अगर बात की जाए तो जो भी कांवड़ रूट है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊँ। सेक्टर 33 में हम मौजूद हैं। ये जो बिजली के पोल आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको कवर इसलिए किया गया है कि जो भी कांवड़ यात्री यहाँ से निकलेंगे, कांवड़ लेकर जो भी श्रद्धालु जाने वाले होंगे, उनको कई बार देखा जाता है कि करंट लगने से उनके साथ हादसा हो जाता है। तो ऐसे हादसे ना हो उसको लेकर तमाम जितने भी पोल हैं इस रूट पर पड़ने वाले कांवड़ रूट जो बनाया गया है उस पर तमाम पोल्स को इसी तरीके से प्लास्टिक से कवर किया गया है, क्योंकि कई बार बारिश आ जाती है और बारिश आने के दौरान शॉर्ट सर्किट या जो नंगे तार होते हैं उनसे पोल में करंट उतर जाता है, उसके आसपास के इलाके में करंट उतर जाता है। तो उनको करंट ना लगे और बिजली से होने वाले जो हादसे हैं उन पर रोकथाम की जा सके, उसको लेकर बिजली विभाग के द्वारा ये तैयारी की गई है। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जो टीमें हैं बना दी गई हैं, जैसे ही कांवड़ यात्री आना शुरू होंगे तो जो तैयारियां की गई हैं उनको मॉनिटरिंग भी की जाएगी। कई जगह ऐसा भी होता है कि कुछ लोग शरारती तत्व होते हैं, वो इस प्लास्टिक को हटा देते हैं, तो वो अगर हटाई जाती है तो उसको दोबारा लगाने का काम किया जाएगा। और इस पूरे चीज़ को लेकर बिजली विभाग के तमाम अधिकारी अलर्ट नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की बात करें तो पुलिस भी पूरे रूट को लेकर तैयारी कर रही है, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, और प्राधिकरण सड़कों के गड्ढे और अन्य व्यवस्थाओं में फिलहाल जुटता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, नोएडा। राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए उद्योगपतियों को राहत देने की बात हो या इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने की बात हो, धामी सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। लगातार इस मामले में सिंगल विंडो सिस्टम खड़ा कर दिया गया है और उद्योगपतियों को निवेश करने में कितनी राहत मिल सकती है, कितना सरल तरीका हो सकता है, उसको करने के लिए धामी सरकार लगातार प्रयासरत है। अभी हाल ही में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है कि कोई भी इंडस्ट्री या होटल या रिजॉर्ट जो भी यहाँ पर निवेश करेगा उसके लिए एक एनओसी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की चाहिए होती है और उसकी प्रक्रिया 120 दिन में पूरी होती है। लेकिन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने वो प्रक्रिया घटाकर 90 दिन कर दी है और केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन ही उनको 90 दिन के भीतर वो एनओसी मिल जाएगी। ना दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे, ना हार्ड फाइलों को लेकर हाथों में घूमना पड़ेगा। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी पराग मधुकर धकाते ने बताया कि इसको इसलिए किया गया है क्योंकि जो निवेश करने वाले लोग हैं वो 120 दिन तक लगातार इधर उधर दौड़ते रहते थे। प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है और एनओसी का समय 120 दिन से घटाकर 90 दिन कर दिया गया है। मुख्य रूप से उत्तराखंड का जो ई वेस्ट पोटेंशियल है और जो उत्तराखंड काम कर रहा है जो हमारा ई वेस्ट है, इसमें नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा रिसाइकलिंग उत्तराखंड राज्य द्वारा की जा रही है। पोल्यूशन कंट्रोल द्वारा जितने भी हमारे ई वेस्ट रिसाइकलर्स है जो एम्पैनल्ड है हमारे यहाँ पे, उनके माध्यम से विविध जो टेक्नोलॉजीज़ है एक्सट्रैक्शन का, मेटल एक्सट्रैक्शन की टेक्नोलॉजीज़ को पेटेंट किया गया है। साथ ही में ऐसी पेटेंट्स है जहाँ पे वो आज की डेट में एक प्रेशियस एलिमेंट्स मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और सोना भी हमारे यहाँ वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी उपलब्धियाँ है। आने वाले समय में जो है अलग अलग जो हम स्टेक होल्डर्स है उनमें जन जागरूकता एक अभियान के रूप में ई वेस्ट रिसाइकलिंग के ऊपर काम करें। अपने सहयोग कैमरामैन सुन कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। अवैध बांग्लादेशियों को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कार्रवाई होते हुए नजर आ रही है। आपको बताएं कि दिल्ली पुलिस ने उत्तर पश्चिम दिल्ली के अशोक विहार से 18 अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। आपको ये भी बताएं कि पुलिस ने इनपुट पर जो है पहले एक संदिग्ध को जो है हिरासत में लिया, उससे पूछताछ शुरू हुई तो उसने बताया कि वो खुद को भारतीय बताता रहा। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया तब उसने स्वीकार किया कि वो बांग्लादेश का रहने वाला है और यहाँ पर बिना पासपोर्ट वीज़ा के अवैध रूप से रह रहा है। पुलिस ने उसके बताए जाने पर उसी के परिवार के अन्य 12 लोगों को जो है वो हिरासत में लिया और कुल 18 जो लोग हैं उनको हिरासत में लिया गया। आपको ये भी बता दें कि इनमें से 5 जो हैं वो ट्रांसजेंडर के भेष में जो है वो दिल्ली में रह रहे थे और ट्रैफिक सिग्नलों पर या अलग अलग इलाकों में भीख मांगकर अपनी पहचान छिपाकर ये लोग लगातार रह रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 7 स्मार्टफोन भी बरामद किया है जिसमें भारत में प्रतिबंधित IMO ऐप जो है वो पाया गया है। सूत्रों की माने तो ये तमाम जो अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी हैं ये बांग्लादेश में रह रहे अपने रिश्तेदार और परिवार के सदस्यों से जो है वो इसी IMO ऐप के माध्यम से बातचीत करते थे, इसी IMO ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। आपको ये भी बता दें कि अब इनके खिलाफ जो है वो
दिल्ली पुलिस जो है वो इनको डिपोर्ट करेगी, बांग्लादेश वापस जो है वो भेजेगी और लगातार अलग अलग देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ऐसी कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। 2 दिनों पहले मलिहाबाद पुलिस ने सलाउद्दीन को हिरासत में लिया था और उसके घर से हथियारों का जखीरा बरामद किया था। दरअसल सलाउद्दीन के घर में ही असलहा बनाने की फैक्ट्री चल रही थी और वहां पर बाकायदे हथियार के साथ असलहा बनाने वाले इक्विपमेंट भी मौजूद थे। अब इस पूरे मामले में जब पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया तो पता चला कि सलाउद्दीन जो है जम्मू कश्मीर तक हथियारों की सप्लाई करता था। यही नहीं, पाकिस्तान के भी कई लोगों के वो टच में था, लगातार उसकी बातचीत हो रही थी, जिसकी जानकारी के बाद एटीएस और एसटीएफ भी इस मामले में जांच कर रही कि आखिर सलाउद्दीन का ये नेटवर्क कैसे काम कर रहा था, कैसे वो दवा के नाम पर हथियारों का सौदागर बन गया और हथियार जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया। आखिर पाकिस्तान से उसका क्या नेटवर्क था। फिलहाल असलहा फैक्ट्री से बड़ी संख्या में असलहा और इसके साथ ही कारतूस बरामद किया गया है। असलहा बनाने की फैक्ट्री में जो औजार थे पुलिस ने उसे भी जब्त कर लिया है। इस पूरे मामले में एसटीएफ, एटीएस भी जांच में उतर आई है। लखनऊ से वीडियो दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। निजी अस्पतालों की कैशलेस सुविधा में चपत लगाकर पैसे को हड़प करने वाले गैंग के 3 लोग साइबर क्राइम पुलिस अभी तक गिरफ्तार कर चुकी है। सबसे पहले वैभव कुमार और अंकुर त्यागी को गिरफ्तार किया गया था। दरअसल इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड वैभव कुमार है, जो पहले एक निजी अस्पताल में रिकवरी ऑफिसर के तौर पर काम किया करता था और दिल्ली के कड़कड़डूमा इलाके में रहता है। वैभव कुमार ने अपने दोस्त अंकुर को अपने साथ मिलाया और निजी अस्पतालों में जो सरकारी इलाज कैशलेस के तौर पर किया जाता है, उस पैसे को अपने बैंक खातों में ट्रांसफ़र कराने का काम शुरू कर दिया। नोएडा के सेक्टर 11 में स्थित एक निजी अस्पताल को 9 करोड़ रुपए की चपत इनके द्वारा लगाई गई थी। पुलिस को शिकायत दी गई अस्पताल की तरफ से और पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच करते हुए अंकुर और वैभव को गिरफ्तार किया था। लेकिन जैसे ही पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे चली तो इस बात का खुलासा हुआ कि दिल्ली में अचार बेचने वाला सागर चौहान, उसके खाते में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन की गई है और सागर चौहान के खाते को 10,000 रुपये प्रति माह किराए के तौर पर ये लोग प्रयोग किया करते थे। अभी तक की अगर जांच की बात की जाए तो तकरीबन 182 करोड़ रुपए का लेन देन अस्पतालों से होना सामने पाया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी तक की बात की जाए तो 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई ऐसे बैंक खाते पुलिस के रडार पर हैं जिनमें पैसा डाला गया है। कई बैंक खातों के खाता धारक भी पुलिस के रडार पर आने वाले समय में उनकी भी गिरफ्तारी होगी। फिलहाल एक बड़े नेक्सस के तौर पर इस केस का नोएडा पुलिस के साइबर क्राइम टीम ने खुलासा किया है। कई और गिरफ्तारी आने वाले समय में हो सकती हैं और जिस तरीके से अभी तक की पूछताछ में ये बात सामने आई है कि 182 करोड़ रुपये अलग अलग अस्पतालों से इन लोगों ने अपने अलग अलग बैंक खातों में डलवाए हैं, तो उन पैसों का कहां क्या इस्तेमाल किया गया है उसको लेकर भी पुलिस की जांच जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, नोएडा। अगर आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर चालक हैं तो ये खबर आपके लिए खास है, क्योंकि गाजियाबाद में 41,000 वाहनों को कैंसिल होंगे रजिस्ट्रेशन। ट्रैफिक नियमों की लापरवाही और अब तक 10 या फिर उससे अधिक चालान लंबित होने की स्थिति में वाहनों का पंजीकरण रद्द होगा। ट्रैफिक पुलिस द्वारा अब परिवहन विभाग को पंजीकरण निरस्त करने के लिए 10 या फिर उससे अधिक चालान लंबित होने वाले वाहनों की सूची उपलब्ध तैयार कर रहा है। एडीसीपी ट्रैफिक के मुताबिक यातायात पुलिस की ओर से 41,000 वाहनों को चिन्हित किया गया है, जिनके 10 से या उससे अधिक चालान लंबित है। यातायात पुलिस ने ऐसे वाहनों का पंजीकरण निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। टोटल अभी डाटा निकलवाया गया है, लगभग 41,000 ऐसे वाहन हैं जिनका जो है 10 से ऊपर चालान है। ऐसे वाहनों को चिन्हीकरण किया गया है और चिन्हीकरण करने के बाद उनसे आरसी की कैंसिलेशन के लिए आरटीओ विभाग को लिखा गया है। अभी 132 वाहनों का भेजा गया है और लगातार हम लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं कि 100 ऐसे वाहन जिनका सबसे ज़्यादा चालान है उस वाहनों को जो है हम लोग आरसी निरस्तीकरण के लिए भेजें। फिलहाल 132 वाहनों की सूची परिवहन विभाग को पंजीकृत निरस्त करने के लिए भेजी गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।
लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से अलकनंदा नदी का जलस्तर में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अलकनंदा नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बैठ रही है। अभी हम मौजूद हैं बेलनी पुल में और आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी का वेग अधिक तीव्र है। यहाँ स्थित शिव मूर्ति भी पूरी तरह से जलमग्न है। सामने देख सकते हैं आप तहत से घाटों का निर्माण किया गया था, वो सारे घाट जलमग्न हैं। और सामने आप देख सकते हैं वहाँ हनुमान मंदिर है, उसकी दीवार तक पानी आ गया है। जो आवासीय भवन है उनको भी खतरा होने लगा है। लोग के समीप और निवास करने वाले लोगों की आंखों की नींदें उड़ गई हैं। और वहीं दूसरी ओर केदार घाटी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से और केदारनाथ मार्ग काफ़ी जगह बारिश चल रहा है। शासन प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं और आम जनमानस से मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार ही यात्रा करने की अपील की जा रही है। परवीन रावत, न्यूज स्टेट, रुद्रप्रयाग। मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश होना तय है। पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और बागेश्वर तक बिल्कुल त्राहिमाम मचा हुआ है। लगातार भूस्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, घरों की दीवारें गिर रही हैं, घरों में मलबा घुस रहा है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर मुनकटिया के पास आज भी यात्रा मार्ग काफ़ी देर तक बंद रहा। इसी तरह से बागेश्वर में सरयू उफान पर है और कल पीसीएस का एग्ज़ाम भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी परीक्षार्थियों से अपील की है कि वो आज ही अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच जाएं और कल ऐसा ना हो कि बारिश की वजह से उनकी परीक्षा छूट जाए। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को भी समुचित उपाय करने के लिए कहा है कि परीक्षार्थियों की परीक्षा नहीं छूटनी चाहिए और तमाम इंतजाम इसके लिए किए जाने चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री ने पर्यटकों से और तीर्थयात्रियों से भी अपील की है कि अब अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं तो मौसम की भविष्यवाणी के अनुसार ही अपनी यात्रा तय करें। बारिश की एक्टिविटी पूरे प्रदेश में मिलने वाली है अनेक जगहों तक में। जहाँ तक हैवी रेंस की बात है तो उसमें हमने उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग, साथ ही बागेश्वर में हैवी से वेरी हैवी, और इसके साथ साथ देहरादून है, नैनीताल है, चंपावत है, उसमें रखा है कि अगले 24 आवर्स में इनमें एका दुक्का जगहों में हैवी रेंस होंगी। हल्की से मध्यम बारिश तो ज़्यादातर जगहों में है। और इसके साथ साथ जो वेरी हैवी रेन है वो बागेश्वर में रखा गया, उसको ऑरेंज में रखा गया, बाकी जगह येलो में वार्निंग को रखा गया है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।